स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं होम गार्ड की तो टेंशन मत लीजिए, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले है। यह स्पेशली क्लास जीके जीएस की है। इसमें हम आपको इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र, विज्ञान, जीके, स्टैटिक जीके, साइंस जो भी होता है हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपको जुड़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि यह क्लास आपका सिलेक्शन पक्का कर देगी। तो टेंशन मत लीजिए, परीक्षा स्पेशल क्लास आप डेली सुबह 10 बजे देख सकते हैं लक्ष्य तक के चैनल पर। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न जो कि संविधान से लिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त विधेयक जो वित्त आयोग है गठन किया जाता है। बताइए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 280 के द्वारा, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 243 फर्स्ट या अनुच्छेद 112। चलिए फटाक से कमेंट करके बता दीजिए वित्त आयोग का गठन किसके अनुसार किया गया है। तो आप सब जान जाइए कि वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पर 112 अनुच्छेद जो दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए 112 में कौन सा उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुच्छेद होगा 112। ये जान जाइए क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए बात अगले प्रश्न की। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं। राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, समवर्ती सूची या राष्ट्रपति। जल्दी से बता दीजिए अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं। चले प्रश्न संख्या 2 बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर बिल्कुल बिल्कुल अवशिष्ट शक्तियों की बात किया जा रहा, तो यहाँ पर हमारा केंद्र सरकार हो जाएगा। नोट कर लीजिए अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वह केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से या कनाडा से। बताइए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर जिन्होंने भी न्यायिक पुनरावलोकन की बात अमेरिका को बताया, बिल्कुल सही बताया। और अमेरिका से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, तो नोट कर लीजिए भारतीय संविधान में अमेरिका से और जो लिया गया है उसे कहा जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को भी यहाँ से लिया गया अमेरिका से। अब ब्रिटेन की बात किया जाए तो भारत में जो इस समय संसदीय शासन व्यवस्था चल रही है, यही हमारी संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मौलिक अधिकार को आप जान गए तो मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य जानते हैं ना, तो चलिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए इसे नोट करिए। मौलिक कर्तव्य, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए तो रूस को चुनिएगा। भारत का सबसे खास दोस्त है रूस, ये जानते होंगे। आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि संविधान में जो संशोधन आए दिन हमारी सरकारें करती रहती हैं, यह किस देश से लिया गया है। संशोधन नोट करिए, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भी नोट कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका नोट करिए। यहाँ पर हमने क्या प्रश्न पूछा था कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो हमारा उत्तर जो हमने बताया बिल्कुल अमेरिका। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। क्या कह रहा है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है। जलोढ़ में, लाल में या काली में या लेटेराइट में। किस मिट्टी में सबसे कम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो उत्तर बता रहे हैं डी ऑप्शन उन्हीं का सही होगा, बाकी जलोढ़ वालों का उत्तर गलत है। यहाँ पर सबसे कम मात्रा में नाइट्रोजन जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? आपको मैंने बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारे पूरे देश के बैंकों का एक हेड है। आप समझ जाइए। ठीक है, जो भी नियम बैंकों में लागू होता है वह ज़्यादातर आरबीआई ही बनाता है। तो नोट करिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि आरबीआई अधिनियम 1934, बी ऑप्शन कर रहा है कि आरबीआई अधिनियम 1935, सी ऑप्शन कर रहा है कि बैंकिंग अधिनियम 1949 और डी ऑप्शन कर रहा है कि वित्त अधिनियम 1935। चलिए फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल सही। आरबीआई अधिनियम जो कह रहा है 1935, इसी का ऑप्शन सही मानेंगे। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। कुछ लोग पिछली क्लास में कमेंट कर रहे थे कि सर आप यूपी टेट की क्लास क्यों नहीं करा रहे हैं, तो भाई साहब अभी यूपी टेट की क्लास कराएंगे। थोड़ा दिन इंतजार करिए, 10 दिन और मुश्किल से 10 दिन इंतजार करिए, आपकी क्लासेज भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी पूरा फोकस यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल पर हमारा है, ठीक है। लेकिन 10 दिन के अंदर आपकी क्लासेज भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? 352, 356, 360, 365। चलिए राष्ट्रपति शासन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल का उल्लेख किस में है। तो 352 में हमारे देश में जो आपातकाल लगता है इसका उल्लेख 352 में किया गया है। और राष्ट्रपति की शासन की अगर बात की जाता है तो 356 होता है इसका उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वित्त आपातकाल कहा जाता है ना, वित्तीय आपातकाल, यह किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन, वह हो जाएगा 360 में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो कि आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा आपातकाल है जो भारत में अभी तक नहीं लगा। तो आपको नोट करके रखना है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। ठीक, बाकी आपातकाल लग चुका है, आपको पता होगा। राष्ट्रपति शासन तो आए दिन लगता ही रहता है। चलिए बात अगले प्रश्न की किए जाए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? किराया को, ब्याज को, हस्तांतरण भुगतान को या लाभ को किसे शामिल नहीं किया जाता? बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं करेंगे आप? चलिए प्रश्न संख्या 7। सबसे पहले जान जाइए कि राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कौन कौन से होंगे यहाँ पर। तो जो लाभ है हमारा ये शामिल होगा, ब्याज शामिल होगा, किराया भी शामिल होगा। जो शामिल होगा उसे हमें काटना पड़ेगा, तो काट दीजिए। उत्तर जो होगा हस्तांतरण भुगतान, यह हमारा शामिल नहीं होता। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए, दोनों लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब आपके यूपी में भी स्टैटिक जीके जीएस पूछा जाता है। तो जीके जीएस कराया जा रहा है, तो होमगार्ड हो या यूपीपी, अगर आप दोनों की तैयारी करें तो टेंशन मत लीजिए, दोनों के लिए यह उपयोगी है क्लास। ठीक है, सुबह 10 बजे जो भी क्लासेज हो रही है हमारे, आपके लिए दोनों पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे हम जो यूपी जीके की क्लास करा रहे हैं वह भी इम्पोर्टेंट है, और जीके जीएस की जो क्लासेज करा रहे हैं वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पात्र अगले प्रश्न की करेंगे। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सर्वप्रथम किस पर पड़ता है? जब हमारे आंख पर प्रकाश पड़ता है तो सबसे पहले किस पर पड़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। रेटिना पर, कॉर्निया पर, लेंस पर, आइरिस पर, किस पर पड़ेगा? बताइए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल, हमारा जो वह भाग होगा वह होगा कॉर्निया, यानी कि हमारे कॉर्निया पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे और अंगों पर भी पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हमारी वर्तमान सरकार ने तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी बंद कर दिया। ठीक है, आप जानते रहिए कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं भी चलते थे। आने वाले समय में इसे हमें फिर से एक बार चलाना पड़ेगा क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत खास बातें होती थी। ठीक है, कभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज प्रश्न सॉल्व करिए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण था, कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन। चले
प्रश्न संख्या 9, बिल्कुल, जो कि हमारा कृषि पर आधारित था पहला, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भूखमरी थे। तो हमारा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर फोकस किया गया था, ताकि हमारे देश से जो भूखमरी है उसे गायब कर दिया जा सके। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमारे देश में बजट पेश हुआ, आपको भी पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था ना, तो तैयार हो जाइए, बजट का यह प्रश्न है। कह रहा है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती का सर्वाधिक संबंध है। उर्वरक उद्योग, जैविक खेती, रासायनिक खेती, मिश्रित खेती। चलिए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती का सर्वाधिक संबंध है। उर्वरक उद्योग, जैविक खेती, रासायनिक खेती, मिश्रित खेती। 10वें का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जिन्होंने भी जैविक खेती बताया, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर और क्लासेस देख सकते हैं। कई क्लासेस हो चुके हैं और डेली क्लासेस सुबह 10 बजे आपको कराई भी जा रही है। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अभी मैंने बताया था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था। सबसे पहले नोट करिए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, ये जान जाइए। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो अधिकार को अभी मैंने जस्ट बताया था कहाँ से, तो अमेरिका से। ठीक है, ये सब जानते रहिएगा, ये सब सिंपल वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप बता देना कि हमारा अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक, 48 किससे संबंधित है, एक बार कमेंट करेंगे 48 से संबंधित किससे है। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है। चलिए, ये रहा हमारा इतिहास का प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। नोट करिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है बताइए एक बार। चलिए, और इस प्रश्न का उत्तर की बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोथल ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल ही होगा। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, नोट करिए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? हथेली में, पैर में, कान में या नाक में? तो आपको मैंने बताया था, सबसे पहले नोट कर लीजिए, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। जल्दी से बताइए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो नोट करिए, स्टेपीज है। ठीक है, स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है और यह कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है, बिल्कुल कान में पाई जाती है। अगर छोटी हड्डी आप जान गए तो बड़ी हड्डी को भी आपको पता होना चाहिए। तो बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर। फीमर, ठीक है। तो फीमर हमारे जांघ में पाई जाती है, एक प्रकार से कह सकते हैं पैर में पाई जाती है। ठीक है, पैर मत मारिएगा, वहाँ पर जांघ जांघ रहेगा, जांघ मारिएगा। ठीक है, ये वाला जांघ रहेगा। ठीक, जांघ में पाई जाती है हमारी सबसे बड़ी हड्डी फीमर। चलिए, नोट कर लीजिए, यहाँ पर कान हमारा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून? देखिए, हमारा सिद्धांत है कि आपको कम समय में अधिक मैटर प्रोवाइड किया जाए, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करके रखते हैं। ठीक, चलिए, बिल्कुल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो आपको पता होना चाहिए किसका होगा। प्रश्न संख्या 14 का हमारा जो शनि है, शनि का सबसे अधिक उपग्रह होता है। ठीक, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह हो जाता है बृहस्पति। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, जिसे आप कैग कहते हैं? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? बताइए। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप इंग्लिश में शॉर्टकट में कैग कहते हैं,
बताइए इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 15 बिल्कुल सही उत्तर जिन्होंने भी हमारा राष्ट्रपति बताया बिल्कुल सही बताया है। तो आज की क्लास का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है? क्योंकि परीक्षा में जो भी समय बचा है हम आपको इस प्रकार से क्लासेस बहुत सारे प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी तो सुबह 10 बजे ही क्लासेज हो रही हैं, आने वाले समय में आपको दोनों 2-3 क्लासेज और मिलेंगी डेली। दिन में 3 क्लासेज हो जाएँगी। लेकिन बस करना सिर्फ़ आपको है कि पढ़ना है। ठीक? चलिए बात अगले प्रश्न की करते हैं। किस वायुमंडलीय परत में मौसम संबंधी घटनाएँ होती हैं? मैंने अपने पिछली क्लासेस में इनका वर्णन कर दिया है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो आपको मैंने बताया था कि मौसम संबंधी घटनाएँ अगर पूछा जाए आपसे तो वहाँ पर क्षोभ मंडल दिया रहेगा। आप लोग क्षोभ मंडल ज़रूर टिक करिएगा। समताप मंडल में क्या होता है? तो हमारा जो ओज़ोन परत है, ओज़ोन परत हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे पहले ये भी तो पूछ सकता है कि हमारा ओज़ोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो आपको बताना है समताप मंडल में। अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ से समताप मंडल से कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो हवाई जहाज़ वहाँ पर समताप मंडल में उड़ता है। देखते होंगे, ठीक है? तो यहाँ से ये सब जानते रहिएगा। हमारा उत्तर इस प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम से मिला था? 2001, 2003, 2011, 2014। जल्दी से बता दीजिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम से मिला था? चलिए प्रश्न संख्या 17 बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा 2003 उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है चेरापूंजी, महाबलेश्वर, मौसिन राम, दार्जिलिंग। चलिए प्रश्न संख्या 18 बताइए। देखिए सबसे पहले तो भारत का मेघालय का एक शहर था चेरापूंजी, सबसे अधिक बारिश यहाँ पर होती थी। नोट करिए सबसे अधिक वर्षा पहले यहाँ पर होती थी। ये मेघालय का शहर था। ठीक है? मेघालय, ये मेघालय का शहर था। लेकिन वर्तमान की बात किया जा रहा है तो वर्तमान में हमारा चेरापूंजी ना होकर के ये हमारा मौसिन राम होता है। सबसे अधिक बारिश मौसिन राम में होता है। नोट करिएगा और ये भी हमारा मेघालय का ही शहर है। कुल मिलाकर अगर आपको स्थान न दिया रहे तो आपको शहर से पूछा जाए तो याद कर लीजिए कि मेघालय शहर में ही मौसिन राम है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा में मौसिन राम। बिल्कुल। अरे यार सिर्फ मेघालय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ प्रश्न में पूरे भारत की बात कर रहा है। पूरे भारत में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? तो आपको बताना है कि मेघालय में मौसिन राम स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन को, हाइड्रोजन को। बताइए जीवन का आधार आप जानते हैं ना? किसके द्वारा आप जीवित हैं? नाइट्रोजन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा? बिल्कुल नहीं, इसके द्वारा तो हम जीवित नहीं हैं। तब हम जीवित किसके द्वारा हैं? तो वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक? बिल्कुल, ऑक्सीजन के द्वारा जिंदा हैं तो हमारा उत्तर भी ऑक्सीजन होना चाहिए ना? बताइए उत्तर होना चाहिए कि नहीं? भाई साहब क्या? लेकिन हमारा इसमें उत्तर ये नहीं होगा। ठीक है? किस तत्व की बात कर रहा है? नोट करिएगा किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? तो हमारा जीवन का आधार जो है कार्बन को कहा जाता है। भाई साहब ये साइंस का प्रश्न है, समझ में नहीं आता है। ये लोग किस प्रकार से ऑप्शन सेट कर देते हैं यार। ये प्रश्न कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है? हमारा उत्तर यहाँ पर जिन्होंने भी ऑक्सीजन बताया था उनका उत्तर नहीं होगा सही। यहाँ पर हमारा कार्बन यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सही होना चाहिए था लेकिन हमारे जो पेपर सेटर थे पता नहीं किस प्रकार से यहाँ पर रखें कि दोनों ऑप्शन रख दिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट होगा वही कार्बन होगा। अगर कार्बन ना रहे तो आप ऑक्सीजन भी मार सकते हैं। अगर पेपर में आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ये हमारा प्रश्न ही वहाँ पर गलत कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं।
ठीक। लेकिन नोट करिएगा, जीवन का आधार जो कहा जाता है वह कार्बन को कहा जाता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या अरोड़ा राय ने किया, मेधा पाटकर ने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, या बाबा आमटे ने किया? किसने किया था आपको बताना है। आप इनमें से नाम नोट कर लीजिए। जो मेधा पाटकर थी, यही हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर इन ऑप्शनों में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ये किस आंदोलन से संबंधित है, इनको बताइए। वृक्षों से इनका आंदोलन संबंधित था, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका उत्तर मेधा पाटकर सही हो जाएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में? आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब की गई थी। चलिए, बिल्कुल सही, 1950 में। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, आपको भी पता होगा। और यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, वो हो जाएगा 1950 में हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कर दिया गया था, स्थापना कर दिया गया था, वही हो गया। ठीक है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, या कर्नाटक में? जल्दी से बताइए कि लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होगा। चलिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। चलिए भाई, नाटक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। लोहे की बात कर रहा है, लौह अयस्क की, तो यह उड़ीसा हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, और हर्षवर्धन को, अशोक को? तो भारत का जो नेपोलियन था वह था कौन? समुद्रगुप्त। बिल्कुल, चंद्रगुप्त नहीं होंगे, समुद्रगुप्त होंगे। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से यह क्लास कई लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपको डेली फ्री प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही है सुबह 10 बजे। अधिक से अधिक संख्या में लाइव देखा करिए आप लोग। ठीक है, चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए। ये तो आप जानते होंगे। मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है कितना होगा? 6.8, 7 पॉइंट होगा, या 7.2 होगा, या 7.4 होगा? बताइए, रक्त का पीएच मान जल्दी से बताइए। रक्त का पीएच मान बी, ए? भाई साहब क्या दे रहे हैं, मिक्स आंसर डी, डी, डी। अब जाकर उत्तर आपका सही निकल रहा है भाई साहब। इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर 7.4 जो हो जाएगा, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। नोट करिए, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना? कोणार्क में, मोढेरा में, मार्तंड में, गया में? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर, तो आप जानते होंगे कोणार्क वह शहर है। बिल्कुल, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, लेकिन पूछा जा रहा है सबसे पहले कहाँ बना। प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले कहाँ बना? बिल्कुल, यहाँ पर मार्तंड एक शहर दिया गया, यहाँ पर सबसे पहले हमारा सूर्य मंदिर बना था। ठीक, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को? चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बिल्कुल सही। अगर बात किया जाए
कि 24 जनवरी 1950, तो यही हमारा उत्तर सही होगा। संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी, वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा संविधान लागू कब से हुआ, तब लागू की डेट आपको नोट करना है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। लागू होने के 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आखिरी बैठक, उस पर सारे नीतियों का उल्लेख कर दिया गया, बात कर ली गई, कुछ भी समस्याएँ थीं उसे दूर कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया पूरे भारत में, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग, ठीक? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? खनिज से, दुर्लभ प्रजातियों से, जनसंख्या से और वन क्षेत्र से? कमेंट बॉक्स में बताइए प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या होगा। चले, तो रेड डाटा बुक जो है, जो हमारे दुर्लभ प्रजातियां हैं, उन्हीं को रखा जा रहा है ना, बिल्कुल। चले, यहाँ से नोट कर लीजिए बी वाला ऑप्शन, दुर्लभ प्रजातियां मतलब जो लुप्त हो रही हैं, उनकी संख्या बहुत कम बची हुई है, उन्हीं को रेड लिस्ट किया जा रहा है। याद कर लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी? बताइए, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताइए जल्दी से, आप जानते होंगे बिल्कुल, नीलगिरी, नीलगिरी, बी बी बी, अरे भाई साहब, वाह, बिल्कुल सही। हमारा उत्तर जो है नीलगिरी, हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुंदरबन भी बता रहे हैं भाई साहब, सुंदरबन नहीं होगा, नीलगिरी हो जाएगा। पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, बी ऑप्शन सही करिए। चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? अभी मैंने पहले प्रश्न में ही बताया था कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, 109, 110, 112, 117? चले, बात वित्त विधेयक प्रस्तुत करने की कर रहा है, तो यहाँ पर हमने ऊपर के पहले प्रश्न में बता दिया था कि 112 में वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने की बात की गई है। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करिए और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, क्योंकि परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री में, ठीक। आपको होमगार्ड से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए या यूपीपी से संबंधित कुछ समस्या हो रही है या होमगार्ड से जुड़ी कुछ समस्या है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको किस प्रकार की क्लासेस चाहिए, क्या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक।